जैसे कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम चलता है चलो बात करते हैं। आज के चलो बात करते हैं कि प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सर्वेश पाठक जी हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप देख रहे होंगे कि इन दिनों विपक्षी दल जो है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को ये कह रही है कि वो नफ़रत की राजनीति फैला रही है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ शांति, हार्मनी ये है। और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफ़रत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलतफ़हमी में है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी की असल जो विचारधारा है, असल किस विचारधाराओं की राजनीति को लेकर वो काम करती है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से। हम लोग विकास के मुद्दे पे काम करते हैं। चौबीसों घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की आपदा हो और चाहे किसी प्रकार का जिम्मेदारी हो। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं, हम जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं। रही बात विपक्ष के लगाने का आरोप, उनका काम है आरोप लगाना। वो एक पारिवारिक पार्टी चला रहे हैं, कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई भला होने वाला नहीं है। भारत की जनता है, जान चुकी है। लोग वहाँ पे भीड़ देखने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि ऐसा, वो तमाशा देखने के लिए लोग तो काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो पब्लिक समझदार है, सब समझ चुकी है। उसमें किसी प्रकार की गुमराह होने वाली नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के झंडे फहरा रहे हैं और वो फहराएंगे। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप इन दिनों देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही है ना? और यूपी में भी आने वाली है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को क्या कोई नुकसान होने वाला है? और अगर होने वाला है तो इससे कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फ़ायदा होने वाला है? मैं अपने उत्तर प्रदेश के जनता को और भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में, जिनके कहने पे, जिनके कार्य शैली को देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घर से निकलना पड़ा। मैं उन कार्यकर्ताओं को हृदय से प्रणाम करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से काम करते हैं, जो पूरे निष्ठा के साथ काम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जागे हैं। उसको देखे हैं कि अब हमको घर में बैठने से और नानी के यहाँ जाने से काम नहीं चलेगा, हमको कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाना पड़ेगा। चलिए, देर से ही सही दुरुस्त, लेकिन जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है। अब वो गुमराह नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को, जिनके नेतृत्व में, जिनको चेहरा सामने करके वो 10 साल तक राजनीति की। बाकी अभी जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी के बस का कुछ है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि उनको देखने के लिए, भीड़ को देखने के लिए, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। ये भारत का इतिहास रहा है कि जहाँ पे 10 लोग खड़े होंगे वहाँ 50 लोग अपने आप हो जाते हैं देखने के लिए, पूछने के लिए। तो उसका कोई वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता ये जान रही है कि ये लूटने वाली वही जो ठगी है कांग्रेस, वही कांग्रेस है। इसमें कुछ बदलाव नहीं है, इसमें केवल गांधी परिवार है और कोई नहीं है। या कोई कार्यकर्ता को उठा के आप नेता नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को खोज के एक उठा के देश के प्रथम कुर्सी पे, राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा सकता है। चाहे वो महिला के सम्मान का विषय हो, चाहे वो आदिवासी सम्मान का विषय हो। राष्ट्रपति को लाके तब तक आप नाम नहीं सुने थे जब तक उनका नाम नहीं घोषित हुआ था। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिसको, मुझे, मेरे जैसे कार्यकर्ता को, कि अगर मेरी जमीन पे अगर आप जाएंगे तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन आज भारत का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव के रूप में पार्टी हमसे काम ले रही है और पूरे निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से काम करते हैं। उसमें राहुल गांधी के पैदल चलने से कोई फर्क नहीं है। वो 10 दिन यात्रा में रहेंगे, 4 दिन आराम करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक जान नहीं है कि यात्रा समाप्त होते ही वो फिर नानी के घर चले जाएंगे, वो किसी काम के नहीं है। आप हमें ये बताइए कि 2024 चुनाव के लिए बीजेपी जो है कितनी तैयारियां कर रही है? उनका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? किस चीज़ को लेकर तैयारियां करने वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के मूड में, हमेशा काम करने के मूड में रहती है। आप जो है किसी गांव में चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा, किसी नगर में चले जाइए, गली में, मोहल्ले में जाएंगे तो कार्यकर्ता मिलेगा। हमारी इकाई 0 से शुरू होती है और अर्श से लेके फर्श तक जाती है। एक बूथ का कार्यकर्ता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है। अरे लेकिन आप ये बताइए कि आपने देखा कि गुजरात चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसके चलते कहीं न कहीं हिमाचल चुनाव में बीजेपी जो है वो हार गई। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या कारण है कि हिमाचल में हार गई? देखिए, हम हिमाचल चुनाव हारे नहीं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है।
हमारी वोट की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है। कहीं कहीं हमारे टिकट वितरण में थोड़ा बहुत मिस्टेक जो हुआ है, तो 100-200 के अंतराल में जीत हारना, उसको हारना नहीं कहते। हम वहाँ भी विपक्ष की भूमिका में, और हर जगह जीत होना ही नहीं होता है, विपक्ष में भी रह के हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हमने वहाँ पे 10 साल राजनीति किया, 10 साल हमारी सरकार थी, और फिर से हम वहाँ पे अवसर मिलेगा, हमारी सरकार फिर से बनेगी। कोई ऐसा नहीं है सरकार भी नहीं चला पाएंगे। मुझे पता है गोवा में इनकी सरकार बनी थी, और इनके यहाँ केवल कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू होती है, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को ऑफर दिया जाता है, और वो पार्टी, हमारी पार्टी, अपना मुख्यमंत्री बनाती है। तो ऐसी जैसे गोवा में हुआ है, आज आप 6 महीने बैठे रहिए, 6 महीने के बाद देखिएगा कि हिमाचल में भी इसी तरीके से यहाँ लड़ाई शुरू होगी कांग्रेस में। फिर ये सरकार नहीं चलाने वाले हैं, क्योंकि ये केवल ठगने के लिए काम करते हैं, जनता को ठगने के लिए। इसलिए इनकी कहीं किसी प्रकार, जब जम्मू कश्मीर में ये नहीं चला पाए, तो ये हिमाचल में भी सरकार नहीं चला पाएगी। मतलब आपका कहीं न कहीं कहना कि कांग्रेस जितनी भी भारत जोड़ो यात्रा कर ले, उनका कोई सफलता उनको नहीं मिलने वाली है। और इस पर लेकिन आप हमें ये बताइए कि राघव चड्ढा का अभी आपने सुना हो कि उन्होंने विधानसभा में, सदन में अभी कहा है कि बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं गरीबों को बहुत ज़्यादा गरीब कर रही है। अर्थव्यवस्था के मामले में कहीं न कहीं पूरी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी की सम्मानित नेता है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, हमारे अच्छे मित्र भी है, और हम जब उनको मिलते थे तब वो किस स्थिति में खड़े थे, आज किस स्थिति में खड़े हैं, वो कम से कम वो बताने का काम करेंगे कि उन्होंने ठगा है या भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। जब वो आम आदमी पार्टी का, आप इस चीज़ की गवाह है कि जब आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री एक वैगनार से उठ के बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगलों में शिफ्ट होता, कहता था तो मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो केवल वैगनार से चलूँगा, काफ़ी नौटंकी करता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है आप उसको देखिए, तो कहीं ना कहीं वो पाक साफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पाक साफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि एक व्यक्ति के अगर राशन वितरण का कार्यक्रम ही क्यों ना हो, तो वहाँ का एक कोटेदार बिना किसी उपभोक्ता को बताए 1 किलो राशन नहीं बेच सकता, क्योंकि जब तक वो जब तक उसके थंब नहीं लगेंगे, जब तक उसके सिग्नेचर्स नहीं होंगे, जब तक उसका अप्रूवल नहीं होगा, तब तक वो राशन गोदाम से नहीं उठा सकता। तो मोदी जी ने तो ऐसा तो काम कर दिया, ये इससे तो सबको तो पीड़ा हो ही रही है कि एक कार्यकर्ता को उठा के, एक आम आदमी को उठा के सीधे लिंक कर दिया है, आधार से लिंक कर दिया है, उनके खाते में डायरेक्ट अप्रूवल आ रही है, पैसे आ रहे हैं, चाहे किसान से हो, चाहे वो कामगार से हो, चाहे मजदूर से हो, चाहे वो आम आदमी से हो, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जुड़ चुका है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन सारी चीज़ें सब उपलब्ध हो रही है। तो इससे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को पीड़ा हो रही है कि भाई नेता सोशल वर्कर के लिए जाना जाता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो सोशल वर्कर के बजाय कुछ और करना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ में भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध करेंगे ही। ये केवल चुनाव में आते हैं बहन जी, केवल चुनाव के समय में दिखाई देते हैं, बरसात की तरह, ये बरसाती मेढक की तरह है, ये सभी लोग जब चुनाव आता है दिखते हैं। अगर इनके अंदर जरा सा भी वो है, तो अभी आपने देश में तबाही मची हुई थी, जब भागम भाग मचा हुआ था, तो एक कार्यकर्ता बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का जो खड़े होके कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवा रहा हो, या एक कार्यकर्ता बता दीजिए जो किसी कार्यकर्ता को अन्य प्रांतों से, उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर पहुंचाने का काम कर रहा हो, या क्वारंटाइन सेंटर में कोई खाने पीने की व्यवस्था कर रहा हो, कोई भी प्रकार है। वो सरकार हमारी जरूर थी, ये बात तो सच है, लेकिन झारखंड में तो हमारी सरकार नहीं थी, बिहार में तो हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिलके, हमारे कार्यकर्ता ने, चाहे वो उत्तराखंड की आपदा हो, चाहे वो नेपाल की आपदा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता आपको आपकी टेलीविजन पे, आपके इंटरव्यू में हमेशा उपलब्ध रहेगा, आप उनको वहाँ पे सेवा करते हुए देखते हैं। तो हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उसमें चुनाव का कोई विषय नहीं, चुनाव जब भी कराए, चुनाव आयोग सम्मान है, और हम लोग हमेशा उस मूड में रहते हैं, इसमें कोई हमें तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये भी कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि आपने कहा राशन वितरण सरकार कर रही है कहीं न कहीं गरीबों के लिए, लेकिन युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उन कहते हैं कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो क्या सचमुच रोज़गार नहीं मिल रहा है, या क्या है इसकी असलियत जो है ग्राउंड लेवल पर, वो आपके हिसाब से क्या है? आपने कितना एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। हम लॉकडाउन में एक हमने अनुभव किया था, हम जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको गांव में रोकने के लिए, जैसे जहां क्वारंटाइन सेंटर है उनको रोकने के लिए, क्योंकि हम मजदूरों कामगारों के नेतृत्व करते हैं, तो उनको समझाने के लिए हमको सरकार और जो है आम आदमी के बीच में संकलन बना के काम करना था। तो हम वहाँ जा रहे थे, तो उनको समझा रहे थे कि भाई अगर गाँव में जाओगे
तो बीमारी फैलेगी। आप 15 दिन यहाँ क्वारंटाइन हो, नेगेटिव आ जाए, फिर आप गाँव में जा सकते हो। तो उनको समझाना और उनको लाना। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप जो है हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था कर दो, तो हम 1600 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर में, गुजरात या पंजाब जैसे शहर में हमको ना जाना पड़े। हमने कहा ठीक है। हमने इस विषय को लेके भारत सरकार के साथ, चूंकि हमें संकलन बनाने के लिए रखा गया, तो हमने उस पर चर्चा किया। तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी थे, पीयूष गोयल जी थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी, उसमें मुझे भी सदस्य रखा गया और हम लोगों ने मिल के एक योजना बनाई, श्रमिक कार्ड करके ऐसा हमने काम शुरू किया। उसमें हमें तय तो हो कि ये हमारा भाई है, ये इंजीनियर है और ये प्लम्बर है, ये थवई है या बढ़ई है। तो उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है। जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनका श्रमिक कार्ड बन गया है। जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जैसे वो इलेक्ट्रीशियन है या फिटर है या जो है क्या नाम बम्बई में जाके क्या करता था वो, उस प्रकार से उसका कार्ड बना है। और जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं जिनको टेंडर में, उनको सबसे पहले श्रमिक आयोग में रजिस्ट्रेशन करना जरूर, तभी उनको टेंडर दिया जाएगा। और जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उनको सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था उनको किया जाएगा, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे थवई हो, हर प्रकार के रोजगार। उसमें 157 सेक्टर स्किल बनाए हम लोगों ने, और जिसका रजिस्ट्रेशन कम से कम हमको ये तो पता होना चाहिए कि हमको किस लेवल के रोजगार की व्यवस्था करनी है। उसमें कई सारे ऐसे हैं जो मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का काम करते हैं, जिनको हमने उनके साथ संकलन बनाया। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो यहाँ उत्तर प्रदेश से जाके महाराष्ट्र में अपनी फैक्ट्री चला रहे हो या गुजरात में अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, उनसे हमने आग्रह किया है। हमारी सरकार कटिबद्ध है, लगातार उनसे काम कर रही है और छोटी छोटी इकाइयाँ लगाने का प्रयास कर रहा है। अभी हमने जो है करीब 40 से 45 इकाइयाँ जो है लखनऊ के आसपास के नगरों में लगवाया है। उसमें क्या है कि वो कोई सोन पापड़ी बना रहा है, तो कोई गचक की फैक्ट्री लगा रहा है, तो कोई अचार पापड़ की बना रहा है। इस प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जहाँ पे एक छोटी सी मान लीजिए सोन पापड़ी की फैक्ट्री लग गई, तो वहाँ पे कोई ये नहीं कि सोन पापड़ी बनाने और बेचने का ही, वहाँ पे चाय की दुकान खुलेगी, वहाँ पे ठेला वाला, कुंचा वाला, रिक्शा वाला, ऐसे लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों पे हम काम कर रहे हैं। अभी कई सारे इंडस्ट्रियल यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री लगाने वाले हैं। हमने उनके लिए यूपीएसआईडीसी से संकलन बना के उनको इंडस्ट्रियल एरिया में आसानी से प्लाट उपलब्ध कराने की बात की है, और वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। कई सारे प्रोसेस में है, कई सारे हो चुके हैं और उनके साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये चीज़ तो बताई, लेकिन हमें ये बताइए कि वापस से जो कोरोना जैसी जो महामारी है 2019 और 20 में बहुत आई, सबने देखा कितना लोगों ने काफ़ी कुछ फेस किया है, लेकिन इस बार फिर से ये महामारी आ रही है। और इस पर जो इस बार है राजनीति पर इस महामारी का जो है कितना असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। बस ये है कि हमको जो है जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखना है, हमें सहयोग करना है सरकार का। बाकी क्या है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे भारत के जो है मनसुख मंडाविया जी, स्वास्थ्य मंत्री जी तैयार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसबी डिप्टी सीएम साहब, स्वास्थ्य मंत्री तैयार है। हम हर प्रकार से पूरी तरह से पहले से तैयार है, क्योंकि जो सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव की तैयारी हुई थी, उसी प्रकार से हमको केवल पहले क्या था कि ये आपदा बिना किसी उसके आई थी, लेकिन अब हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सीएससी सेंटर हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कोविड के लिए अलग हमने एक सिस्टम बना दिया है, एक पैनल बैठा दिया है, उसके लिए अलग कमेटी बना दी है। सारी चीज़ें हमारी तैयार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोरोना आए या जाए, ये आम बीमारी की तरह रह के इनको हम कवर कर लेंगे। बस हमें देश के और प्रदेश के वासियों से यही निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल, अगर ऐसा कुछ कोरोना जैसी समस्याएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे संपूर्ण भारत में, तो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। बाकी की चीज़ के लिए उनके साथ सरकार 24 घंटा खड़ी है, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, सेवा के लिए तब भी तैयार थे, आज भी। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि बीजेपी कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है, और इसीलिए जो वो है कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगा रही है, रैलियों को रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का जो है वो प्रयास कर रही है। इस पर क्या कहना है? नकुल राय जी को ये समझाना, ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोका है। जब उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ हुआ नहीं, राजस्थान में हमारी सरकार जा रही है, तो वो ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वो यात्रा करें, उनको यात्रा के लिए थोड़ी कोई रोक रहा है, कोई रोकने गया है क्या? नहीं, उनका ये कहना है कि अब पश्चिम बंगाल में यात्रा जारी, तो वहाँ पे गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, उनकी यात्रा रोकी जा सकती है, तो उस पर उन्होंने ये चीज़ कही है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? उन्हीं के बुआ की सरकार है जी। तो अपनी बुआ से कहे ना,
उत्तर प्रदेश में हम उनका स्वागत करेंगे। हम हमें तो प्रसन्नता है कि कम से कम अगर यूपी में भारत जोड़ो यात्रा आती है तो आप उनका खुल के स्वागत करने वाले? बिल्कुल करेंगे। हमें तो प्रसन्नता है कि हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने ऐसा उनके अंदर बीज बोया कि उनको घर से निकलना पड़ा। हमें तो प्रसन्नता है। कम से कम यार 35 साल 50 साल आपने राज किया हमारे ऊपर, तो आज तो आप जागे। आज कम से कम जनता के दर्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाईवे पे चल के, अरे गांव में जाइए, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए। अरे आज अच्छी सड़कें हमारी माननीय नितिन गडकरी जी ने नहीं बना दी होती तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये घर जोड़ो यात्रा नहीं कर पाते। अच्छी सड़कें बनी हुई है तब उनके काफिले और उनके लोग जा रहे हैं। नहीं तो जो टेढ़े मेढ़े सड़कों पे हमारे कार्यकर्ताओं ने चल करके, नितिन गडकरी जैसे लोगों ने चल करके अनुभव किया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने अनुभव किया है, उस अनुभव को अगर उनके पास शेयर होता तो करके दिखाते तो समझते हम। आज अच्छी सड़कें बनी हुई है, आज गांव में लाइट है तब वो टहल रहे हैं। आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा दिन बताइए जिसमें किसी गांव में उन्होंने प्रवास किया हो, किसी के घर में रुका हो, किसी गरीब के घर में भोजन किया हो। भोजन बन के आता है 5 स्टार से, घरों में रख दिया जाता है। वो गरीब घर से हैं। हमारे गृह मंत्री ने यशस्वी, गृह मंत्री ने यशस्वी, रक्षा मंत्री ने यशस्वी, प्रधानमंत्री जी ने एक दलित के घर में, दलित के पत्तल में दलित का भोजन किया है। क्या आपने किया है? क्या आप जो है बस एक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नकल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं। तो जैसा कि आप सबने सुना कि सर्वेश पाठक जी ने बताया कि अगर भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आती है वो खुल के स्वागत करेंगे, उनका पूरा वेलकम किया जाएगा। उनके लिए ऐसा नहीं कि गाइडलाइंस के जरिए उनकी रुकावट कर दी जाएगी। और बाकी कोरोना के लिए उन्होंने कहा है कि सारी कंट्रोल हो चुके हैं, कोई वापस से पहले जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह की हम बातचीत हमारे अगले मेहमान से फिर हम अगले हफ्ते करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।